नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास का पता बदल सकता है। सीएम नीतीश कुमार एक अरणे मार्ग के बंगले को छोड़कर 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। क्या बदल जाएगा सीएम नीतीश कुमार का पता? क्या बदलने वाला है मुख्यमंत्री का ठिकाना? ये सवाल इसलिए क्योंकि चर्चा है कि सीएम जल्द ही पटना के सर्कुलर रोड स्थित अपने पुराने सरकारी आवास में जा सकते हैं। इसे लेकर तैयारियां भी होती दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम हाउस के जिस बंगले में मुख्यमंत्री रह रहे हैं, वहां भूकंप रोधी निर्माण कार्य कराया जाना है। लिहाजा कुछ दिनों तक इसी 7 सर्कुलर रोड के बंगले में नीतीश कुमार रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड के इस बंगले में रहने आ सकते हैं। चर्चा इस बात की जा रही है कि एक अन्य मार्ग में भूकंप रोधी कार्य कराना है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार इस बंगले में कुछ दिन तक रह सकते हैं। पिछले कई महीनों से इस बंगले में निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो लगभग अब पूरा हो चुका है। खबर यह भी है कि कुछ दिनों के अंदर ही नीतीश कुमार यहां आ सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी इसकी नहीं दी गई है। नीतीश कुमार पहले भी इस बंगले में रह चुके हैं। उनके बाद ये बंगला तत्कालीन मुख्य सचिव दीपक कुमार को अलॉट किया गया था और उनके हटने के बाद इस बंगले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहने को लेकर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था, जो लगभग पूरा हो चुका है। बंगले में नीतीश कुमार गृह प्रवेश किस दिन करेंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार इस बंगले में रहने आएंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मद्य निषेध विभाग की टीम ने एक बार फिर शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने शराब तस्कर सीताराम यादव को यूपी के शिकोहाबाद से धर दबोचा है। सीताराम यादव पर अवैध शराब और स्पिरिट बनाने के साथ पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से बिहार में अवैध शराब और स्पिरिट की सप्लाई करने का आरोप है। निषेध विभाग बिहार की टीम लगातार एक्शन मोड में है और एक बार फिर से सीताराम यादव यूपी से गिरफ्तार किया गया है और इस पर आरोप है कि यह पिछले कई महीनों से, कई सालों से, कई राज्यों से बिहार में जो शराब है उसकी सप्लाई कर रहा था, स्पिरिट की सप्लाई कर रहा था। डीएसपी अभिजीत कुमार मद्य निषेध विभाग, इनके नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है और पूरी जानकारी ले लेते हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई, क्या इन पर चार्ज है? इनकी उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद से इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके ऊपर 16-17 कांड दर्ज हैं। शराबबंदी के पूर्व भी इनके ऊपर कई एक्साइज से मामले दर्ज हैं। ये दालकोला से ऑपरेट कर रहे थे और मुर्शीद आलम, जिसकी गिरफ्तारी पूर्व में की गई है, उनके साथ ये स्पिरिट से नकली दारू बनाने का भी और अवैध रूप से दारू एकत्रित करके बिहार में भेजने का लगातार कार्य कर रहे थे। महत्वपूर्ण कार्रवाई जो है मद्य निषेध विभाग की टीम है, आपके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया कि बड़ा आरोप है आपके ऊपर। ये कब से शराब बनाने का धंधा कर रहे हैं? हम तो कहीं नहीं बना रहे थे। कब से कर रहे हैं धंधा, ये बताइए ना। हम कर भी नहीं कर। ये कह रहे हैं कि यही ऐसा ही होता है बराबर, लेकिन निश्चित तौर पर जिस आरोपी के खिलाफ 1.5 दर्जन मामले दर्ज हों, उसकी गिरफ्तारी अहम रखती है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों में, पिछले 15 दिनों की बात कर ले, 15-16 दिनों में बिहार में 2 लाख से अधिक लीटर शराब जो है वो जब्त किया गया है। कई गिरफ्तारियां हुई हैं और यह अभियान जो है वह लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बच्चों को स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ पोषण भी मिले, इस मकसद के साथ मध्याह्न भोजन योजना चलाया जा रहा है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने बच्चों के निवाले पर ग्रहण लगा दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए कि कैसे सिस्टम ने एमडीएम का मजाक बना दिया। चावल है तो गैस नहीं, गैस है तो राशि नहीं, राशि नहीं तो मध्याह्न भोजन नहीं। कुल मिलाकर यही फलसफा है बिहार के 70% सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन का, जो तकरीबन 70% सरकारी स्कूलों में बिल्कुल ठप है। राशन दुकानदारों ने राशन देने से मना कर दिया है, फल दुकानदारों ने फल देने से मना कर दिया है,
तो गैस वेंडरों ने गैस देने से भी मना कर दिया। ऐसे में अब स्कूलों के पास है तो सिर्फ चावल की बोरियां, लिहाजा अब बच्चों ने घर से लंच लाना शुरू कर दिया है। घर से लंच बॉक्स लेकर आए हैं। तुम लोगों को खाना नहीं मिला? यहाँ खाना नहीं मिल रहा है? नो सर। कहाँ से खाना लाती हो? घर से? यस सर। कब से बंद है खाना? यही जब से एग्जाम शुरू हुआ है। खाना यहाँ नहीं बन रहा? खाना यहाँ नहीं बन रहा है? नहीं सर। कितने बजे स्कूल आती हो? 6:30 बजे। उसी वक्त लंच लाती हो घर से? यस सर। खाना नहीं मिलता है और कुछ दिन बना और उसके बाद फिर बंद हो गया। क्या बोल रहा है टीचर? हाँ? टीचर क्या बोल रहा है? सर बोले कि खाना बंद हो गया अभी। खाना बंद हो गया? हाँ। पूरी पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के गर्दनीबाग पहुंची, जहां एक कैंपस में 3 स्कूल चल रहे हैं और बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि कन्या मध्य विद्यालय, बालक मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय डोमखाना तीनों स्कूलों में मिड डे मील ठप है। शिक्षकों की माने तो चावल के अलावे बाकी राशन, सब्जी, मसाला, फल, अंडे से लेकर गैस तक के लिए अलग अलग वेंडरों का अकाउंट सरकार के आदेश पर खुलवाया गया था। वेंडरों को हर सप्ताह अकाउंट में सरकार को भुगतान करना होता है ताकि आगे का राशन और सामग्री वो स्कूलों को दे सके। लेकिन तीनों स्कूलों में 22 दिन बाद भी वेंडर को सरकार की तरफ से भुगतान नहीं किया गया। आपके यहाँ क्या परेशानी है? मेरे यहाँ खाना बना है, 20-21 दिन खाना बना, लेकिन गैस भी दिया गया, 2 सिलेंडर गैस दिया गया था, लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं हो पाया है 2 सिलेंडर का, इसलिए सिलेंडर अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चावल आया है, चावल तो है, लेकिन राशन वगैरह जो है उस सब का पैसा अभी आया नहीं। वेंडर हम लोग बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने 20 दिन 21 दिन का दिया भी सामान उन्होंने, लेकिन अब रोक दिया है, बोला कि भुगतान होने के बाद कर दिया है वेंडर सब। हाँ, भुगतान होने के बाद ही जो हम लोग दे पाएंगे। मध्याह्न भोजन का एक खास मकसद है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को मजाक बना दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी से मिले झटके के बाद आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी मुकेश सहनी को महागठबंधन में नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया था। लेकिन अब आरजेडी ने सहनी को एक ऑफर दिया है। क्या है ये ऑफर, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सहनी को ऑफर कबूल होगा? क्या लालू से मिलने दिल्ली पहुंची है मुकेश सहनी? लालू जी को हमेशा मानते रहे हैं, अब मानते रहेंगे। क्या सहनी को तेजस्वी के टेबल तक रोक रहा है आरजेडी? उस पर विचार किया जाएगा। वैसे मिलने के लिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही काफी हैं, वहाँ मिल लेंगे। सहनी को आरजेडी ने दिया बिना शर्त वाला ऑफर। यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर करेंगे। आरजेडी के ऑफर पर मुकेश सहनी का 2 टूक जवाब। तो भी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए के झटके से अपनी सियासत का हर पाया उखड़ने के बाद मुकेश सहनी नए सिरे से सियासी टेंट गाड़ने में जुटे हैं। यही वजह है कि उनके दिल्ली पहुंचते ही ये चर्चा गर्म हो गई कि सहनी महागठबंधन में दोबारा एंट्री के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने वाले हैं। क्या आप किसी दल के नेता से आपकी मुलाकात हुई है दिल्ली में? नहीं, देखिए दिल्ली आए हैं, बहुत सारा काम रहता है, पर्सनल काम है, राजनीति में है तो जाहिर सी बात है मिलना जुलना ये सब तो चलते रहता है। माना जाए मुकेश सहनी लालू यादव के साथ हैं। माना जाए क्या मतलब, लालू जी को हमेशा मानते रहे हैं, अब मानते रहेंगे। लालू के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने में सहनी तब भी संकोच नहीं करते थे जब वो एनडीए के साथ थे, लेकिन लगता है कि आरजेडी को उन्हें लालू से मिलाने में संकोच है। मैसेज आया है, यदि मैसेज आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। वैसे मिलने के लिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही काफ़ी हैं, वहाँ मिल लेंगे। अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अस्वस्थ हैं, ये मिलते जुलते नहीं हैं किसी से। बहरहाल आरजेडी नेता भोला यादव से जब ये पूछा गया कि क्या आरजेडी सहनी को दोबारा अपने महागठबंधन का साथी बनाएगी, तो उन्होंने फौरन बिना शर्त वाली ये शर्त सामने रख दी। उस परिप्रेक्ष्य में यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर करेंगे। जो यदि उनका कोई कंडीशन न रहा तो, चूंकि कंडीशन में बात करना उचित नहीं है। शर्त वाली ये बात जैसे ही सहनी के कान में पहुंची, वो अपने चिर परिचित स्टाइल में आ गए और फिर जो कहा उसे सुनिए।
तो अभी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है। हम साथ चलेंगे और भी 2024 में। अभी हम जो है वीआईपी पार्टी के साथ है, ठीक है, और हमारे लोगों के साथ है, ठीक है, और समय आएगा जब मैदान में चुनाव लड़ने के समय आएगा तब देखा जाएगा सारी चीजें। सहनी को बखूबी पता है कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। ऐसे में उनकी कोशिश तो यही होगी कि जब पाना ही है तो फिर ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए आखिरी पल का इंतजार करने में क्या जाता है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात वैशाली की, जहां पर स्वास्थ्य महकमे ने हेल्थ कैंप तो लगा दिया, लेकिन उद्घाटन के लिए कैंची जुगाड़ नहीं पाया। कैंप का उद्घाटन करने पहुंची कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने जब फीता काटने के लिए कैंची मांगी तो अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सहदेई में लगे स्वास्थ्य मेले में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उद्घाटन के लिए तना लाल फीता कटे तब ना। तभी राजपाकड़ की कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। उद्घाटन का समय बीता जा रहा था और मेले के गेट पर लगा लाल फीता तना जा रहा था। नेताजी कैंची ढूंढ रहे थे तो आयोजक एक दूसरे का चेहरा ताक रहे थे। आखिरकार सब्र का बांध टूट ही गया। क्या आप मैनेजमेंट कर रहे हैं? कैंची नहीं है, फीता नहीं रहता, 1 घंटा लोग खड़ा रहेगा। मैडम ब्लेड से ही काटिए ना, ब्लेड से ही काटिए, ब्लेड से ही काटिए, ब्लेड से काटिए, ब्लेड दीजिए। स्वास्थ्य मेले के गेट पर तना लाल फीता मुंह चढ़ा रहा था और डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों की पूरी फौज एक अदद कैंची के लिए एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। पल पल गुजरने लगा। जब उद्घाटन स्थल पर कैंची नहीं पहुंची तो विधायक प्रतिमा कुमारी ने अपनी पर्स मंगवाई। चेन खोलकर वो डायरी निकाली जिसके पन्नों के बीचों बीच छिपा था एक ब्लेड। लाल फीते पर जैसे ही ब्लेड की नुकीली धारा पड़ी वैसे ही उस फीते के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की पोल खुल गए। 12 बजे तक यहाँ पर उद्घाटन हमें बुलाया गया था कि 9:30-10 बजे आ जाइए, उद्घाटन होगा। जब मैं 12 बजे आई तब तक उद्घाटन का कोई व्यवस्था नहीं, हमने अपने ब्लेड से यहाँ उद्घाटन किया। नहीं, वो तो है व्यवस्थापक है, उनकी चूक हुई है। हम लोग ब्लेड से काटना पड़ा था, तो उसके लिए मुझे भी बहुत दुख है और हम व्यवस्थापक से पूछते हैं कि तो कुछ ऐसी ही है सहदेई के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली, जो उद्घाटन के ऐन मौके पर एक कैंची तक का जुगाड़ करने में पूरी तरह विफल रहा। हालांकि विधायक ने ब्लेड निकालकर स्वास्थ्य विभाग की नाक तो बचा ली, लेकिन खुद स्वास्थ्य महकमा अपनी लाज नहीं बचा पाया। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। सुपौल सदर अस्पताल में अपराधियों ने घुसकर उन लोगों पर हमला कर दिया जो अस्पताल में इलाज करा रहे थे। दरअसल कर्णपुर पंचायत में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था और सदर अस्पताल में इलाजरत इन्हीं लोगों के ऊपर हमला किया जाता है। दूसरे पक्ष ने अस्पताल में घुसकर इनके ऊपर हमला कर दिया। मामला है, इसमें 2 पक्ष हैं। दोनों पक्ष के बीच जो है इलाज कराने के लिए जो लोग आए थे, हॉस्पिटल में भी दोनों के बीच जो है झगड़ा हो गया है और चोट आई है। इलाज यहाँ चल रहा है। अभी सब जांच हथियार से सब हमला किया गया है। अभी जो है डॉक्टर साहब के पास इलाज में है, लोग इलाज कराया जा रहा है और बाकी हम लोग यहाँ पे जो भी लोग हैं उनसे घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ 3 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से 3 लाख रुपए कैश भी जब्त किए हैं। वहीं पुलिस ने सरैया के बसैठा में पीएनबी से हुए लूट मामले के भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो बैंक लूटकांड के 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से देखिए रकम और हथियार के साथ पासबुक भी जब्त किए गए। तो अत्याधुनिक हथियारों के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 लाख रुपए कैश इनके पास से जब्त किए गए और ये वो तमाम बरामदगियां जो इन अपराधियों के पास से की गई है। बैंक लूटकांड के 2 अपराधियों की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मुजफ्फरपुर पुलिस के हाथ लगी। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक ओरिजिनल ग्लॉक पिस्टल, 33 कारतूस, 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए
और जब गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम मंगलम उर्फ गोलू बताया जाता है, ये पूर्व में मुथूट फाइनेंस सोना लूट में तमिलनाडु से जेल जा चुका है। पटना हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दिया। हाईकोर्ट ने 40% आरक्षण वाले जूनियर इंजीनियरों के 6,379 पदों के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश भी हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 2019 में विज्ञापन के जरिए 6,379 जूनियर इंजीनियरों की बहाली प्रक्रिया शुरू की थी, जिनमें से 40% आरक्षण उन अभ्यर्थियों के लिए रखा गया था जिन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया था। हाईकोर्ट में 40% आरक्षण सरकारी कॉलेज के अभ्यर्थियों के लिए दिए जाने की व्यवस्था को गलत माना है। की सेवा आयोग ने एक एडवर्टीजमेंट जारी किया था। तकनीकी सेवा आयोग ने एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2019 के माध्यम से लगभग 6,380 जूनियर इंजीनियरों की बहाली 8 विभागों के अंदर करने के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया था। इसमें 40% का आरक्षण दिया गया था। एक 2017 का जल संसाधन विभाग का एक रूल था, उसके आलोक में कोर्ट ने आज फैसला किया। ये फैसला 3 मार्च को रिजर्व किया गया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया, चीफ जस्टिस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने, जिसमें कहा गया है कि वो जो 2017 का रूल का वो पार्ट था जिसके माध्यम से 40% आरक्षण देने की बात कही गई थी, बिहार के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से पास अभ्यर्थियों को उसे गलत बताया गया है और उसे हटा दिया गया है कोर्ट ने। नरकटियागंज में लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। जर्जर पुल से बड़ी गाड़ियां गुजर रही हैं, जिससे हादसे का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी इन लोगों के पास नहीं है और ऐसे में इसी पुल से गुजरने की मजबूरी है। लोहे का पुल पार करती इन गाड़ियों को देखिए। एक बार के लिए सबकी सांसें थम जाएंगी। जर्जर पुल से गुजरने के लिए लकड़ी का सहारा लिया जा रहा है। पुल नीचे से कैसा दिखता है वो भी जरा देख लीजिए। आसानी से इस पार से उस पार दिख रहा है। हादसे का डर हमेशा बना रहता है, तो प्रशासन ने बोर्ड लगाकर अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन करीब 15 गांव के लोग कैसे जाएंगे ये कौन बताएगा। पुल तब बना था जब आवाजाही कम थी, गाड़ियां कम चलती थीं, लेकिन जब भारी गाड़ियां गुजरने लगी तो पुल पर बोझ बढ़ा और अब पूरी तरह ये जर्जर हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन पुल की मरम्मत की उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। 5 साल एकरा जर्जर भइले भाई। 5 साल से जर्जर? हाँ, 5 साल से। कितना दिन पुराना पुल है ये? 20 साल नहीं, 20 साल पुराना पुल है। मैनाटांड से नरकटियागंज जाने के लिए मुख्य रास्ता यही है। जर्जर पुल से गुजरना लोगों की मजबूरी है और लगातार हादसे भी हो रहे हैं। 15 दिनों के भीतर ही पुल से गिरने से एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 6 लोग जख्मी हो चुके हैं। हम लोग रखते हैं अपने जाने आने के लिए, हम लोग रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, लोगों को सुविधा देते हैं आप लोग? सुविधा देते हैं। कोई गाड़ी वाला आता है तो इधर रुक जाता है और इधर रुक जाता है। अभी देखिए ये गाड़ी कैसे हिलाता है, ये सब लोग इतना आता है। नरकटियागंज जाने का यही मेन रास्ता यही है। जब ये पुल बना था तब सड़क कच्ची थी, अब सड़क पक्की हो गई है, लेकिन पक्का पुल नहीं बनाया गया। लोग जुगाड़ वाले लोहे के पुल के सहारे ही गुजरने को मजबूर हैं और नेता लापरवाह बने बैठे। बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।